कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। यदि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 राष्ट्र एवं उसकी आय अब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो बोर्ड परीक्षा में यहीं से सबसे ज्यादा अंक कटने वाले हैं। इस अध्याय से परीक्षा में बार बार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, एनएनपी, एनडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय से जुड़े प्रश्न। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 से अधिक वीवीआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो केवल देखकर छोड़ देते हैं, यह वीडियो उनके लिए है जो परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपका कंसेप्ट भी पूरी तरह साफ होगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए। अब बिना समय बर्बाद किए सीधे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 22,553। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 25,494। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6,610 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 54,850। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25,494 हो जाएगा। मतलब सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है तो 25,494 है। ओके, तो एक का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर लिखा गया है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आयकर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बिक्री कर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सेकंड का सही आंसर क्या, जो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, आयकर हो जाएगा, आयकर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो आयकर को ना शामिल किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। ओके, तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोवा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिहार और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है, भारत में प्रति व्यक्ति है ना, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय ना भारत में सबसे कम है। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं। रुको मत, अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करो ताकि अगला सवाल और ध्यान से समझो। ओके, फोर नंबर लिखा गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अविकसित, कम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विकसित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्ध विकसित और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, विकसित। और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। ठीक है, तो फोर का सही आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में लिखा गया है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पटना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शिवहर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 का ए होगा। ठीक है, पटना हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो सर्वाधिक है। ओके, तो 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड 6 नंबर लिखा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ओके, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 7 नंबर में, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? 1 मिनट रुक जाइए। लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मतलब 7 नंबर का सही आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। 8 नंबर लिखा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वित्त विभाग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं CSO शॉर्ट फॉर्म में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर लिखा गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1956 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, 1950 ईस्वी में हुआ था। मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर लिखा गया है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आर्थिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समावेशी विकास का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक वृद्धि का। मतलब विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि वृद्धि का प्रयोग होता है, ठीक है। 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर लिखा गया भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर लिखा गया है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइमन कुजनेत्स, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कॉन्स, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अल्फ्रेड मार्शल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रैगनर नक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, रैगनर नक्स हो जाएगा। मतलब गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नक्स ने दिया, ठीक है। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं। 13 नंबर लिखा गया है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोवा सबसे अधिक, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाराष्ट्र सबसे कम, बिहार मतलब, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 का सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, गोवा सबसे अधिक। ओके, मतलब भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे कम कौन है? तो बिहार है, ठीक है। सबसे अधिक पूछेगा ना, सबसे अधिक, तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा? ए, उसको बोलते हैं बिहार। ओके, बिहार राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब लिखा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औसत आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या है सर इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 और है ना, तो सी होगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर, 15 नंबर में लिखा गया है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2100 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2200 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2400 कैलोरी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2600 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मतलब 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 2400 कैलोरी। मतलब गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीसी महालानोबिस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रोफेसर मार्शल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रोफेसर केन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय विधि। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यय विधि। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मूल्य विधि, मूल्य योग विधि। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मूल्य योग विधि हो जाएगा। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो मूल्य योग विधि होगा, ठीक है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 नंबर में लिखा गया है भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्याज। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मजदूरी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाभ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लगान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लगान हो जाएगा। मतलब भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है, ठीक है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 19 नंबर में लिखा गया है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1798 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1868 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1911 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1868 ईस्वी में। मतलब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या सही आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये वही सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में सीधे कॉपी पेस्ट होकर आते हैं, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग अगर यह वीडियो और आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा ना, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, BSCB 2026 एग्जाम में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 में लिखा गया है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आय से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यय से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी से। मतलब चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो इनमें से सभी से है, ठीक है। उत्पादन से भी है, आय से भी है, और व्यय से भी है, मतलब इनमें से सभी से है, ठीक है, चक्रीय प्रवाह का संबंध। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर में लिखा गया है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बचत। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विनिमय।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वितरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, बचत हो जाएगा। मतलब आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। लिखा गया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया है सरकार की आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd नंबर लिखा गया है निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एनडीपी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एनएनपी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जीडीपी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी हो जाएगा। तो निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है, तो जीडीपी में है। ठीक है, तो 23rd का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, एक मिनट। लिखा गया 24 नंबर में 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एम एस स्वामीनाथन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है साइमन कुजनेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। मतलब 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस जी थे। ओके, 24 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। लिखा गया 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सीमांत आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कुल आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कुल बचत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 26 नंबर में लिखा गया है परिश्रम से अर्जित धन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, आय हो जाएगा। मतलब परिश्रम से अर्जित धन है तो आय है। ओके, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 27 नंबर में आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मानसिक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मनोरंजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क एवं ख दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, क एवं ख दोनों हो जाएगा। मतलब आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है, तो शारीरिक भी है और मानसिक भी है। ठीक है, मतलब ए एवं बी दोनों है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क एवं ख दोनों, या ए एवं बी दोनों। ओके, 27 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 28 नंबर में आय किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है डर दिखाकर किसी से वसूली की गई राशि को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले में प्राप्त होने वाली राशि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले में प्राप्त होने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है
29 नंबर में लिखा गया उत्पादन के किस संसाधन का पारिश्रमिक आय लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साहस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भूमि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूंजी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, साहस हो जाएगा। तो उत्पादन के किस संसाधन का पारिश्रमिक आय लाभ होता है तो साहस होगा, ठीक है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। अगर अभी तक वीडियो छोड़ने का मन बना लिया है तो समझ लो एग्जाम में भी यही गलती होगी। पूरी वीडियो देखो, ठीक है, अच्छा से, इससे आगे एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है। 29 का सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर लिखा गया व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाभ के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ब्याज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वेतन के रूप में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 30 का सही आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, वेतन के रूप में होगा। मतलब व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है तो वेतन के रूप में मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, वेतन के रूप में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 21 नंबर में उत्पादन, लिखा गया है उत्पादन के भूमि नामक संसाधन की आय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लगान, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ब्याज और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, लगान हो जाएगा। मतलब उत्पादन के भूमि नामक संसाधन की आय है तो क्या हो जाएगा लगान हो जाएगा, ठीक है। तो एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है लिखा गया श्रमिक का मेहनताना परिश्रमिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्याज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लाभ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लगान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, मजदूरी हो जाएगा। मतलब श्रमिक का मेहनताना परिश्रमिक कहलाता है तो मजदूरी कहलाता है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है विश्व में आर्थिक विकास समृद्धि का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सैन्य क्षमता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आय के आधार पर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रदर्शन के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 33 का सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आय के आधार पर। मतलब विश्व में आर्थिक विकास या समृद्धि का आकलन किस आधार पर किया जाता है तो आय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 34 नंबर लिखा गया है किसी देश या राज्य को किस आधार पर विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विकास की दर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गरीबी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, आय के आधार पर। मतलब किसी देश या राज्य को किस आधार पर विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है तो आय के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, एक मिनट रुकिए। लिखा 35 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है राष्ट्रीय आय का सूजन होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उपभोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विनिमय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वितरण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। मतलब राष्ट्रीय आय का सूजन होता है तो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 36 नंबर लिखा गया है
राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है घरेलू उद्योगों की आय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विदेशों से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क एवं ख दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, क एवं ख दोनों हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है तो घरेलू उद्योगों की आय भी सम्मिलित रहती है। ठीक है, और विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है। मतलब ए एवं बी दोनों रहता है। ठीक है, इसीलिए 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा लिखा गया है 37 नंबर में राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सहज। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यवहारिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 38 नंबर में वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मार्शल ने। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रोफेसर पीगू ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है थीसर ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर? तो हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, फिशर ने दिया था। मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पाद का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष या रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? फिशर ने दिया था। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 20 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया है 25 रुपए। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 30 रुपए। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 50 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपए हो जाएगा। मतलब दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी तो 20 रुपए थी। ठीक है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, अच्छा से देखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 40 नंबर में राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वर्तमान मूल्यों पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्थिर मूल्यों पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया क एवं ख दोनों पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 40 का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, क एवं ख दोनों हो जाएगा। मतलब राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है तो वर्तमान मूल्यों पर भी किया जाता है और स्थिर मूल्यों पर भी किया जाता है। ठीक है, मतलब क एवं ख दोनों पर किया जाता है। मतलब 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। 41 में लिखा गया जिस राज्य या देश की प्रति व्यक्ति आय ऊंची होगी वहां बचत की दर तथा निवेश एवं पूंजी निर्माण की दर क्या होगी? बताना है। 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन इधर होगा। लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कम होगी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऊंची होगी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है औसत होगी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ऊंची होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क एवं ख दोनों पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, क एवं ख दोनों पर। मतलब किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर भी करता है और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर भी करता है। ठीक है, मतलब क एवं ख दोनों पर करता है। ठीक है, अभी तक जितने सवाल हुए उनमें से अगर 70% भी सही है तो समझो तैयारी सही डायरेक्शन में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 43 नंबर लिखा गया है रैगनर नर्स के अनुसार गरीबी जन्म देती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विकास को।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गरीबी को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अमीरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, गरीबी को। मतलब रैगनर नर्स के अनुसार गरीबी जन्म देती है तो गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, गरीबी ना गरीबी को जन्म देती है। ओके, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। ये किसके अनुसार है? तो रैगनर के अनुसार है, रैगनर नर्स के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया औसत से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा। मतलब बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है तो न्यूनतम है, ठीक है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी। और अधिकतम किसका है? तो गाया राज का है। ओके, गोवा राज का, गोवा। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया 45 नंबर में बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सेवा क्षेत्र का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का। मतलब बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो सेवा क्षेत्र का होता है, ठीक है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 46 नंबर लिखा गया है आय का चक्रीय प्रवाह किन चरों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भूमि भूमि श्रम एवं पूंजी के बीच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मजदूरी लगान एवं लाभ के बीच, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्पादन आय एवं व्यय के बीच, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन आय एवं व्यय के बीच। मतलब आय का चक्रीय प्रवाह किन चरों के बीच होता है? तो उत्पादन आय एवं व्यय के बीच होता है, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है किसी देश के घरेलू क्षेत्र में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सकल घरेलू उत्पाद। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्योंकि, ठीक है। क्या लिखा है? किसी देश के घरेलू क्षेत्र में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, ओके रुकिए, लिखा गया 48 नंबर में दादा भाई नौरोजी के ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1868 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1968 में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1878 में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1998 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, 1868 में हो जाएगा। अर्थात दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है आर्थिक महामंदी का वर्ष या काल था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इसको भी। जिसे जिसे हम बोलते हैं ना भी है वो पक्का पूछे एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा 99% चांसेस तो पूछेगा तो पूछेगा। 49 में लिखा गया है आर्थिक महामंदी का वर्ष या काल था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1929 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1929 से 33 में, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है 1933 में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1929 से 39 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 1929 से 33 तक। मतलब आर्थिक महामारी का वर्ष या काल था तो 1929 से 33 तक था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राष्ट्र की बदहाली का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया क एवं ख दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का। मतलब राष्ट्रीय आय किसके आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है? तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का है, ठीक है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 51 नंबर में, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समाज के गरीबी वर्ग का विकास, और ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया है समाज के पिछड़े क्षेत्र का विकास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संतुलित विकास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में? संतुलित विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा इनमें सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी होगा, मतलब समावेशी आर्थिक विकास क्या है? तो समाज के गरीब वर्ग का विकास भी है, और समाज के पिछड़े क्षेत्र का विकास है, और संतुलित विकास भी है, ठीक है। मतलब ए बी अस्सी सभी है, ओके। इसे क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 52 नंबर में, अगर तोड़ा न जाए तो गरीबी का कुचक्र कब तक चलता रहता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनवरत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6 महीने तक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कुछ वर्षों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 52 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अनवरत। मतलब अगर तोड़ा न जाए तो गरीबी का कुचक कब तक चलता रहता है? तो अनवरत तक चलता रहता है, ठीक है। मतलब कुछ मतलब अनगिनत एक तो समझिए, कभी खत्म नहीं होता है। तो बारह का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट में। लिखा गया है उत्पादन के किस संसाधन की आय ब्याज है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साहस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूंजी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 53 का सी हो जाएगा, ठीक है, पूंजी हो जाएगा। मतलब उत्पादन में किस संसाधन की आय ब्याज है? तो पूंजी का है, ओके। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, ये थे राष्ट्र एवं उसकी आय अध्याय से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आज की वीडियो से एक भी सवाल नया सीखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है बोर्ड परीक्षा का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक रिवीजन। अगली वीडियो में अर्थशास्त्र के और अध्याय इसी तरह एग्जाम रेडी बनाए रख जाएंगे। अब तब तक याद रखिए, पढ़ाई वही सही है जो परीक्षा में काम आए। जय परीक्षा, जय सफलता, ठीक है।